एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। बहुत बार विकल्प में पूछा गया है, बहुत बार ये आया हुआ है। कम से कम मैं समझता हूँ जब ये चेक करते हैं तो बच्चे ये दो एक ही फॉर्मूला है लेकिन दो तरीक़ों से लिखा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दो तरीक़ों से जिसको पक्षांतर करना आता होगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा, उसके लिए कुछ नहीं है। फिलहाल कभी कभी ये बच्चे इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से, गलत तरीके से कैसे लिख देते हैं, R = F/2, जबकि ये गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। ये फॉर्मूला है, ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। इसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है। दोनों F और R को एक तरफ लिख दिया जाएगा और 2 को एक तरफ लिख जाएगा, तब भी तो फार्मूला सेम रहेगा। अब देखो दो तरीक़ों से कैसे लिखा जा सकता है। हम पढ़ा चुके हैं, फिलहाल छोटी चीज़ें हैं। वक्रता त्रिज्या पढ़ा चुका हूँ, फोकस दूरी क्या होती है ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इस फॉर्मूले को और कैसे तरीके से लिखा जाए, एक नए तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये विकल्प में आता है तो भाई बहुत सावधान रहना है, उसको समझना है। ये एक तरीके से रीजनिंग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और विकल्प में अगर आया ना तो मतलब अगर उस तरीके से लिख दिया एग्जाम में, अभी तक वो क्वेश्चन बना नहीं है। फिलहाल मैं सोचता हूँ अगर बनेगा तो 90% लोग गलत कर देंगे उस सवाल को। कैसे बन सकता है, कैसे, देखो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये पूछा जा रहा है कि R और F में क्या संबंध होता है, तो R और F में संबंध होता है F = R/2, F = R/2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, R = 2F। मतलब ये कहने का है, जैसे मैं अगर दर्पण बना कर दिखाऊँ आपको, तो दर्पण ऐसे बन जाएगा। मान लो ये दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, फोकस बिंदु हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, कैपिटल R, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल r कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से एक सेंटेंस ये हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी के बराबर होती है। फोकस दूरी ये है, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये वक्रता त्रिज्या बन जाएगी। अब इसको नए तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले का देखो ऐसे लिखा जा सकता है। अगर 2 को एक तरफ कर दिया जाए, 2 को एक तरफ कर दिया जाएगा तो R/F भी लिखा जा सकता है। मैं अभी तक इस सवाल को बारे में ये सोचा नहीं था, लेकिन अगर इस तरीके से भी अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो ये भी सही है, ठीक है। अब इस सवाल को ऐसे फिर से बदल करके लिख सकते हैं। इस पूरे टर्म को R/F को इधर कर देगा, 2 को इधर कर देगा, तब भी कन्फ्यूज थोड़ी होना है। ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं और ये सब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को बताते हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब सोचो, अब ये 3 ऑप्शन में ऐसे लिख सकता है कि इनमें से वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध सही संबंध नहीं है। ये तीनों संबंध सही हैं और एक ठो गलत डाल देगा, इस टाइप वाला जो मैंने गलत काट दिया, R = F/2, इस वाले टाइप का डाल देगा तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। तब ध्यान में आ रहा है नहीं, बूझ रहे हो। अभी ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में तो नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बन सकता है, बनने की संभावना इसमें भी है, फिलहाल बन सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। देखो हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखने वाले हैं। उसके 2-3 नियम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बन नहीं सकता है। पहली बात तो जो टर्मिनोलॉजी थी, जो टर्म थे छोटे छोटे, फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद अब बारी आती है इन सब की डायग्राम से कैसे हम प्रतिबिंब को बनाने के लिए किस किस किरण का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब बने और हमको वो पता चले कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। ये सब पढ़ाया जा चुका है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। पीछे जाना, वीडियो में देखना ध्यान से, और जितनी जल्दी देख को ख़त्म करोगे ना उतने मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना, ये हेडिंग है हमारा।
और 3 नियम में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग करके हम, अब ये 3 नियम है, दिखा दूँ मैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये एकदम नीचे है। तो ये 3 नियम में से किसी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। तीनों भी लगा सकते हैं, फिलहाल गलत नहीं माना जाएगा वो, लेकिन जितने अब कम संसाधनों में अधिक काम करने वाले को ही निपुण कहा गया है। तो 3 हथियार हैं, अगर 2 हथियार से दुश्मन मर जाए तो और उत्तम है, 1 हथियार की बचत, उसमें जो खर्चा पानी लगने वाला है वो भी बचत, बुझे? ठीक है, अब देख लो भैया, यहाँ से कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैमरा टेढ़ा है यार थोड़ा सा, रे भैया हिलो मत। अब चलते हैं, ठीक है। किन्हीं 3 नियम दिए गए हैं, तीन में से किन्हीं 2 का पालन करके, 2 का इस्तेमाल करके हम लोग प्रतिबिंब को बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में इधर है लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में मैंने अवतल दर्पण को बना रखा है और राइट साइड में मैंने बना रखा है उत्तल दर्पण को। तो जो भी होगा, जो भी दर्पण मिलेगा उसके सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्हीं तीनों में से इस्तेमाल करके हम उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहले शुरू करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये क्या बना हुआ है, ये इसका क्या मतलब है, अगर हम अनंत से आने वाली किरणों को, ये अगर मुख्य, पहली बात ये समझो, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण चल रही है तो इसका मतलब वो अनंत से आ रही है, या फिर वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जा रही है। वस्तु अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि अनंत से आ रही है। अगर वस्तु दिख रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण भेजा जा रहा है दर्पण की ओर, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के जाएगा। मान लो यहाँ से किरण भेजी गई तो ये टकराएगी, परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। अब तो ये रियल है, ये किरण वास्तव में दिख रही है कि ये जा रहा है। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर किरण भेजी जाएगी तो ये परावर्तित इस तरीके से होगी, मान लो यहाँ से कोई देख रहा हो, अगर, तो उसको लगेगा कि ये किरण जो है वो फोकस से होकर के आ रही है। तो इस परावर्तित किरण ऐसे परावर्तित होगी कि फोकस, अगर कोई देख रहा होगा उसको तो लगेगा कि ये फोकस बिंदु से होकर के आ रही है। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण भेजी जा रही है तो अवतल दर्पण में वो फोकस से होकर के जाएगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा इधर भी अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण है। तो अगर कोई किरण फोकस से होकर के जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इस तरह से अगर कोई किरण उत्तल दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि वो, अगर ये दर्पण नहीं होता तो इस बिंदु पर आकर टकराती, अगर इस प्रकार आपतित होती है कि फोकस केंद्र से जाने वाली होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हथियार नंबर 3 आ रहा है। हथियार नंबर 3 क्या है, जब ये दोनों फेल हो जाते हैं ना, इन दोनों में से कोई एक तो लगता ही है, ऊपर दोनों जो समझाए गए उनमें से कोई एक तो लगेगा ही, और अगर उन दोनों से काम चल जा रहा है तो बढ़िया है, फिलहाल बहुत अच्छा है, और नहीं चल पा रहा है तो इस तीसरे वाले हथियार को इस्तेमाल में लाएंगे। इसका क्या रोल है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो तीसरा हथियार है वो ये कहता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है दर्पण पर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। मतलब इसका कोई परावर्तन, मतलब एक किरण ऐसे जाएगी तो इसे दिखेगी कि एक ही किरण है ये। अब ये परावर्तित होकर के इधर उधर किधर स्कैटर नहीं होगी, इसका बिखराव नहीं होगा, ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से आई थी। उत्तल दर्पण में क्या होगा इसका रोल, कि अगर कोई किरण इस प्रकार दर्पण पर आपतित हो कि लगे कि वो वक्रता केंद्र से जाएगी, तो दर्पण वहीं से फिर रिवर्स हो जाती है, किरण वहीं से फिर रिवर्स हो जाती है, उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे
इसको अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिवाइंड करके देख लो। तीनों के बिना आगे प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों नियम में से किसी दो नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने 3 दिखा दिया उंगली, लेकिन ये लो हटा लिए। तो तीन में से कोई दो नियम का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं और यही होगा। ठीक है।